हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफर अड्डा। और जैसा कि आपको पता है कि हम ओशियनोग्राफी की क्लासेस कवर कर रहे हैं। पूरी की पूरी ओशियनोग्राफी को हम क्लासेस के थ्रू यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सिलेबस को डिस्कशन किया था कि हम पूरी ओशियनोग्राफी सीरीज में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लासेस होने वाली है दोस्तों, वो हमारी बेसिक की क्लास होने वाली है। बट याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इवन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यहाँ से ये अगर टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो बाकी के टॉपिक समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पूरी की पूरी क्लास और पूरी की पूरी नोट्स बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्पेशली मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश पे भी काम करिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। समझते हैं कि आखिर ओशियनोग्राफी क्या होती है, समुद्र विज्ञान क्या होता है। ठीक है, अगर मैं समुद्र विज्ञान की बात करूं दोस्तों, तो समुद्र विज्ञान या फिर ओशियनोग्राफी कुछ नहीं है। ओशियनोग्राफी एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल ज्योग्राफी की। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो हमारा भौतिक भूगोल होता है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आती है, उसी फिजिकल ज्योग्राफी, उसी भौतिक भूगोल का एक भाग होता है हमारा क्या? ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान। इस समुद्र विज्ञान में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? तो बेसिकली समुद्र विज्ञान नाम से ही क्लियर है कि सागर या महासागर से संबंधित विज्ञान है, जिसमें सागरों के भौतिक गुण जैसे ताप, दाब, सैलिनिटी, इनका, उसके अलावा रासायनिक गुणों का, उसके अलावा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, उसके अलावा वाटर सर्कुलेशन का, और उसके अलावा मरीन इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों फिजिकल फैक्टर का, है ना? किसका? फिजिकल फैक्टर का। ये फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं? भौतिक गुण जैसे ताप, दाब, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसमें जितने भी केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, उस केमिकल कंपोनेंट का भी अध्ययन किया जाता है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि कौन सी चट्टानें कैसी बनी हुई है। उसके अलावा जो मरीन इकोलॉजी है, इसका मतलब इसमें वाटर के अंदर जो भी इकोलॉजी, जो भी पारितंत्र पाया जाता है, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से इसमें जीव पाए जाते हैं, वो कैसे रहते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा वाटर सर्कुलेशन का अध्ययन मतलब कि हमारा पूरे पूरे ओशियन में कौन कौन सी धाराएं चलती है, वो किस प्रकार से चलती है ना? बॉटम में कैसी धाराएं चलती है, सरफेस पे कैसी धाराएं चलती है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद जिस चीज का अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो है हमारे क्या? रिसोर्स। मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो संसाधन का अध्ययन करते हैं। इतनी सारी की सारी चीजें जो है वो ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इसका मतलब आपको समझ में आएगा। अब समझते हैं कि आखिर ओशियन क्या होता है। अभी हमने देखा कि हमें ओशियन की फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी है, केमिकल प्रॉपर्टी समझनी है, पर उससे पहले ये तो समझ ले कि ओशियन क्या होता है। चलिए ओशियन क्या होता है देखते हैं। ओशियन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस फाउंड बिटवीन द कॉन्टिनेंट। मतलब ओशियन ऐसी लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है, याद रखना, पृथ्वी पे सबसे बड़ी वाटर बॉडी मतलब विशाल जल राशि जो है वो ओशियन ही है। बट केवल इससे काम नहीं चलेगा, इसके अलावा वो किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए? वो महाद्वीप से जुड़ी होनी चाहिए, या फिर महाद्वीप के बीच में पाई जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ये आपका हो गया एरिया, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर हो गया, जिसमें ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा एशिया, है ना, और ये हो गया हमारा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा ओशियन जो है हमारा, ये जो पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशियन है, वो ओशियन क्यों कहला रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज, ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ, इधर एशिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, और इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ओशन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस फाउंड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि वाटर बॉडी नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको केवल 40% देखने को मिलेगी, बाकी 60% आपको क्या देखने को मिलेगा? लैंड मास देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं तो साउथ हेमिस्फीयर में याद रखिएगा 81% हमने को क्या देखने को मिलेगी? वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, और केवल 19% हमें क्या देखने को मिलेंगे? लैंड मास देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जो है हमारे महासागर या ओशियन हमें देखने को मिलेंगे। प्रशांत,
अटलांटिक हिंद महासागर, दक्षिणी सागर जिसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं जो कि साउथ हेमिस्फीयर में है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलने वाला आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन हाई अल्टीट्यूड नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लगातार आइस देखने को मिलती है और ये हमेशा आइस कवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पोल्स के पास है और पोल पे क्या होती है, काफी सनरेज कम होती है, जिस कारण से ये आइस कवर्ड हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा ओशन है दोस्तों पैसिफिक ओशन, जो कि 53% भाग कवर करता है पूरी वाटर बॉडीज का। वहीं अगर मैं बात कर लूं किसकी, अटलांटिक की, तो ये लगभग 24%, इंडियन ओशन की तो 21% और बाकी ये दोनों ही बहुत ही कम एरिया कवर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सी क्या होता है। ओशियन समझ गया, एक और टर्म आता है सी। सी क्या होता है? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा इंडियन ओशन, इंडिया के बीच, इंडिया का जो सेंटर पार्ट है ये आपका इंडिया हो गया, और ये पूरा का पूरा जो ओशन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन का यहाँ पे जो पार्ट हमें देखने को मिलता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं अरेबिक ओशन या अरेबिक सी बोलते हैं। तो आखिर ये सी क्या होता है? अगर मैं सी की बात करूं दोस्तों, तो सी जनरली यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ओशियन का ही एक पार्ट होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ ओ लिखाता नहीं है, तो ओशियन का ही एक पार्ट होता है। दूसरी चीज, सी में एक और प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट या लैंड मास से क्या होता है? घिरा होता है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा कि सी का जो एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और बड़ा इतना होना चाहिए कि उस पे टाइड और वेव है ना, जो तरंगे होती है और ज्वार भाटा होती है, वो बहुत अच्छे से उसका प्रभाव हम देख सके। तो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ आपको देखने से ही समझ में आ रही है। ओशियन का भाग होना चाहिए, लैंड मास से घिरा होना चाहिए, और एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि उस पे टाइड या वेव का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इफेक्ट है, वो हम बहुत अच्छे से देख सके। यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि जनरली ये एक सीमांत एरिया होता है किसका? ओशियन का, महासागर का, और ये महाद्वीपों की सीमाओं से क्या होता है? सटा होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल बाउंड्री शेयर करता है, जैसे अरेबिक ओशियन और अंडमान सी। इसकी विशेषताएं हमने अभी अभी देखी कि एक भाग ये ओशियन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पर ये क्लोज्ड होना चाहिए किससे? लैंड से, मतलब लैंड मास से भी घिरा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा पर्टिकुलरली इनक्लोज कनेक्टेड टू दी ओशियन, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है किससे? ओशियन से, अभी हमने देखा। और उसके अलावा तरंगों और ज्वार भाटा का भी प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है, ये भी हमने देखा। इसका एरिया इतना बड़ा होना चाहिए। अब एक और टर्म आता है लेक, जिसको अपन लोग बोलते हैं झील। तो आखिर ओशियन में हमने ओशियन क्या होता है ये समझ लिया, सी क्या होता है हमने ये समझ लिया। अब कभी कभी सी और लेक में हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अब हम समझते हैं कि आखिर लेक क्या होती है। देखिए, सी में हमने अभी देखा था कि ये ओशियन का पार्ट होता है और इसका एक भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? लैंड मास से जुड़ा होता है। बट लेक क्या होती है? जनरली याद रखना, लेक भी एक वाटर बॉडी होती है, बट इसका पूरा का पूरा भाग किससे घिरा हुआ होता है? लैंड मास से घिरा होता है। मतलब ऐसी वाटर बॉडी जिसके चारों ओर, मैं बोल रहा हूं इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, चारों ओर हमें लैंड मास देखने को मिलेंगे। ऐसी वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? हम लेक कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कैस्पियन सी बोलते हैं, तो इसे हम कैस्पियन सी है, क्यों? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, बट चूंकि ये चारों ओर से लैंड मास से घिरा हुआ होता है, इसलिए एक्चुअल में ये सी ना होते हुए क्या है? लेक है। इसलिए हम सबसे बड़ी लेक भी बोलते हैं इसे। डेड सी भी बोलते तो सी है, बट ये क्या है? एक प्रकार से लेक है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक टर्म के अकॉर्डिंग ये क्या है? चारों ओर से लैंड मास से घिरा हुआ है। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और वाटर बॉडीज होती है दोस्तों, जैसे क्रिक हो गई, गल्फ हो गई, बे हो गई और बाइट हो गई। इनमें क्या अंतर होता है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये पार्ट है हमारा लैंड मास। क्या है ये? लैंड मास है, ठीक है। इसको अपन लोग मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा लैंड मास है। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, अपन इसको मान के चलते हैं कि ये वाटर बॉडी है। ये क्या है? वाटर बॉडी है। तो अगर मैं नीले रंग से डिकोड कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? ये वाटर बॉडी है। अब ये ओशन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट है ये वाटर बॉडी, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, सबसे जो पहला टर्म है वो है क्रिक। तो आखिर ये क्रिक क्या होती है? देखिए, क्रिक, पहली चीज याद रखना, वाटर बॉडी होती है ना। पहली चीज क्या? लैंड मास नहीं है, क्रिक एक वाटर बॉडी होती है। जो वाटर बॉडी स्थल मार्ग के अंदर या फिर स्थल के अंतर्गत
संकीर्ण जल धारा के रूप में प्रवेश कर जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रिक बोलते हैं। मतलब ये हमारी वाटर बॉडी है, बट ये किसके अंतर्गत प्रवेश कर चुकी है, लैंडमास के अंतर्गत अंदर प्रवेश कर चुकी है और एक संकीर्ण क्षेत्र बना रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिक बोलते हैं। इसका माउथ देखिए, ये जो माउथ है जो ओशियन से मिल रहा है ये काफी छोटा है, काफी संकीर्ण सा क्षेत्र बना रही है, इसको अपन लोग क्रिक बोलते हैं। जैसे सर क्रीक, कोरी क्रीक, दुर्गाद्वानी क्रीक, ऐसी बहुत सारी क्रीक है जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। अच्छा, क्रीक तो समझ में आ गई सर, अब गल्फ बताइए। चलिए गल्फ समझते हैं कि आखिर ये गल्फ क्या होती है। अगर मैं गल्फ की बात करूं तो गल्फ भी एक वाटर बॉडी होती है जो कि किसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जो हमारी लैंडमास के अंदर प्रवेश कर जाती है। बट इसका जो मुख होता है दोस्तों वो क्रिक की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है और ये उतनी संकीर्ण नहीं होती जितनी संकीर्ण क्या होती है, आपकी क्रिक होती है। ये क्रिक से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसका माउथ आप देख सकते हैं क्रिक से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये आपकी जो है लैंडमास के अंदर प्रवेश करती है और एक बड़ा एरिया कवर करती है। ठीक है, अच्छा अब बे क्या है सर, बे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बे भी लैंडमास के अंदर प्रवेश करती है, परंतु इसका जो माउथ होता है वो गल्फ की अपेक्षा थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, ये थी आपकी गल्फ, तो गल्फ याद रखना, गल्फ क्या होती है, गल्फ डीप होती है, मतलब गहरी होती है, किससे, बे से। मतलब जो आपकी बे होगी ना वो उतनी ज्यादा क्या होगी, डीप नहीं होगी, उतनी ज्यादा डीप नहीं होगी। तो फिर क्या होगी, इसका जो माउथ होगा है ना, माउथ जो होगा, माउथ वो ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा, किसकी अपेक्षा, गल्फ की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका माउथ बड़ा होता है बट बे बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। अच्छा, बाइट क्या होती है सर, बाइट भी एक ऐसा हिस्सा होता है जो किसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है, लैंडमास के अंदर प्रवेश कर चुका होता है, बट इसका जो माउथ होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है। ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये पूरा का पूरा एरिया है जो किसके अंतर्गत प्रवेश किया है, लैंडमास के अंतर्गत, पर इसका माउथ देखिए काफी बड़ा है। ठीक है, अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि गल्फ और बे कहीं ना कहीं तीन ओर से आपको किससे घिरी हुई देखने को मिलेगी, लैंडमास से, बट ये ऐसी नहीं होती। इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा किससे कवर होता है, ओशियन से डायरेक्ट रिलेशन में होता है। आप ये देख सकते हैं कि ओशियन से ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी बाइट हो गई, सबसे छोटा मुख क्रिक का, उसके बाद गल्फ, उसके बाद बे, उसके बाद बाइट। बट याद रखना गल्फ ज्यादा डीप होती है, इवन कभी कभी बड़ी भी होती है, किससे, बे से। बट बे का जो माउथ होता है जो ओशियन के साइड खुल रहा है ये, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्रिक यहाँ दिया हुआ है कि नैरो है और सैलो टाइड वाटर होती है, जैसे नाम भी दिए हुए हैं। उसके बाद दी हुई है गल्फ, इसे भी खाड़ी ही बोलते हैं और बे को भी खाड़ी ही बोलते हैं, याद रखिएगा। ये डीप होती है, लार्ज होती है, बट ये तीन साइड से किससे घिरी होती है, लैंडमास से घिरी होती है, जैसे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बे की अगर अपन बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है ये काफी वाइड होती है, उसके अलावा लेस डीप होती है, किससे, गल्फ से। गल्फ से गहरी नहीं होती, गल्फ गहरी होती है, इवन बड़ी भी होती है गल्फ, बट माउथ जो होता है वो बे का बड़ा होता है, ये दिखा हुआ है वाइड होता है। ठीक है, अधिक चौड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, हडसन बे हो गई। उसके बाद बाइट क्या होता है, बाइट वाला वो हिस्सा होती है जो काफी सेलो होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती और काफी वाइड होती है, काफी वाइड। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना। तो ये जो सदर्न पार्ट है, ये पूरा का पूरा, मैंने जो साउथ पार्ट बताया, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा दोस्तों, जैसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी बाइट है, जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, देखिए चला गया ये, तो ये इस तरीके से बनती है आपकी क्या, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये पूरी पूरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, यहाँ पे दिया भी हुआ है। उसके अलावा न्यूयॉर्क भी होती है। तो ये सारी की सारी चीज थी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक, समझो। क्रिक छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है, संकरी होती है, क्रिक छोटी, गल्फ गहरी, बाइट मोटी, सॉरी बे मोटी, और गल्फ बाइट कैसी होती है, खुली होती है। ये छोटी होगी, ये गहरी होगी, डीप होगी, इवन बड़ी भी हो सकती है बे से। बे काफी मोटी होगी, मतलब माउथ बड़ा होगा, और बाइट तो खुली होगी, जो कि मैंने आपको बताया। और ये साइज और ओपननेस के अकॉर्डिंग या फिर ये बढ़ता हुआ आकार है। ठीक है, याद रखिए इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज तो बड़ा हो सकता है, बट जो ओपननेस होती है वो कम होती है, किसकी अपेक्षा, बे की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन लोग करते हैं जोनिंग ऑफ द ओशियन, मतलब अब हम अपने ओशियन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे अलग इसके जो पार्ट होंगे, मतलब हम जब जोन बनाएंगे, जब हम जोनिंग करेंगे, है ना,
तो ये जोनिंग अलग अलग तरीके से करेंगे, इसके बेस अलग अलग होगी, है ना, अलग अलग बेस पे हम अपने ओशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सनलाइट। सनलाइट के आधार पर हम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे ओशन को बांटेंगे। ठीक है, तो सनलाइट के आधार पर कैसे बांटेंगे ओशन को, आइए समझते हैं। यहीं पे समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा सन है ना, हमारा क्या है, ये सन है, जिससे लगातार जो है सनलाइट निकलती रहती है, मतलब एनर्जी निकलती रहती है। अब जब ये एनर्जी आती है तो ये किससे टकराएगी, ये सी लेवल से टकराएगी। ये हो गया मान लीजिए हमारा सी लेवल। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखिएगा 200 मीटर तक तो ये बहुत अच्छे से प्रवेश कर जाती है। कितने, 200 मीटर तक, है ना, ये 200 मीटर तक तो बहुत अच्छे से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बट उसके बाद ये प्रवेश नहीं करती। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 200 मीटर तक तो ये डायरेक्ट प्रवेश कर जाती है, पर 200 मीटर के बाद क्या होता है, जो कुछ कुछ वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, सैलिनिटी के कण देखने को मिलते हैं, कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, कुछ जीव देखने को मिलते हैं, उसके कारण से ये क्या हो जाती है, ट्विलाइट हो जाती है, इसका विसरण हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन अपवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिस कारण से 200 मीटर के अंदर प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंचता, बल्कि विसरित रूप में पहुंचता है, बिखरे हुए रूप में पहुंचता है, प्रकीर्ण रूप में पहुंचता है। और ये लगभग, ये जो जोन होता है लगभग ये 1000 मीटर तक हमें देखने को मिलता है। कहां तक देखने को मिलता है, 1000 मीटर तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों 1000 मीटर के नीचे प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, और यहाँ पूरे का पूरा हमें क्या देखने को मिलता है, डार्कनेस देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे प्रकाश प्रवेश नहीं करता। तो प्रकाश की प्रवेशिता के आधार पर, सनलाइट की अवेलेबिलिटी के आधार पर हम अपने ओशियन को वर्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है फोटिक जोन, या फिर इसे इयोफोटिक भी कई बार कहा जाता है, बट ये होता है आपका क्या, फोटिक जोन। ये होता है आपका फोटिक जोन, है ना। फोटिक जोन क्यों बोल रहे हैं, फोटिक नाम से क्लियर है, जहां प्रकाश आ रहा है और पूरा प्रकाश देखने को मिलता है उसे फोटिक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपका डाइस्फोटिक होता है। ये क्या होता है आपका डाइस्फोटिक। डाइस्फोटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश उतनी स्वच्छता से नहीं आ रहा है, बल्कि डिफ्यूज फॉर्म में आ रहा है, इसलिए डाइस्फोटिक बोलते हैं। और ये जो आपका लास्ट होता है इसको अपन लोग बोलते हैं एफोटिक। एफोटिक मतलब जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे एफोटिक बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये 3 पार्ट है, किसके आधार पर, लाइट के आधार पर, इयोफोटिक या फोटिक, डाइस्फोटिक और एफोटिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम सनलाइट जो होती है वो कहां तक, 0 से 200 मीटर की डेप्थ तक ही प्रवेश कर पाती है। और ज्यादातर फोटोसिंथेसिस की क्रिया, चूंकि जहां प्रकाश होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगी, वहीं पर पॉसिबल होता है। अब एक बात और सोचिए, जहां पे सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, सबसे ज्यादा इकोलॉजी कहां पाई जाएगी, सबसे ज्यादा इकोलॉजी भी वहीं पर पाई जाएगी। तो याद रखना, सबसे ज्यादा प्लैंकटन, सबसे ज्यादा फिश, सबसे ज्यादा एल्गी, सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहां पाई जाती है, 200 मीटर तक के क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब फोटिक जोन में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जहां पर प्लैंकटन्स होंगे वहां पर ही क्या होगी, आपकी फिश होगी, वहां पर ही क्या देखने को मिलेंगे, आपकी बड़ी बड़ी फिश देखने को मिलेगी। तो पूरी की पूरी जो इकोलॉजी होती है वो कहां पर होती है, फोटिक जोन में होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद डाइस्फोटिक की बात करें तो जो डाइस्फोटिक जोन होता है इसमें डिम लाइट आती है। ठीक है, आप डाइस से डिम याद रख सकते हैं। जो डाइस्फोटिक जोन होता है इसमें डिम लाइट या फिर ट्विलाइट जोन भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश विसरित फॉर्म में आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रकाश देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया नहीं होगी। और याद रखिएगा यहाँ पे एंडोर्मस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एंडोर्मस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एंडोर्मस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एंडोर्मस प्रकार के जीव। क्यों, जो कि ऊपर भी जा सके और जो अंधकार मंडल में भी जा सके, मतलब जो फोटिक जोन में भी जा सके और जो एफोटिक जोन में भी जा सके, ऐसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर वेल, कभी कभी शार्क भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्विलाइट जोन कहा जाता है, बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एफोटिक जोन। आखिर ये एफोटिक जोन क्या होता है, अभी मैंने बताया जहां प्रकाश आता ही नहीं, कंप्लीट डार्कनेस होती, कोई प्रकाश नहीं होता, नो सनलाइट। तो यहाँ पे फिर जीवन कैसे पाया जाता है, याद रखना यहाँ पे केमिकल प्रोसेस जो होती है जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, है ना, कीमोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे कुछ जीव प्राप्त होते हैं। बट याद रखना यहाँ पे जो जीव प्राप्त होते हैं वो
कीमोसिंथेसिस करते हैं और बेंथोस प्रकार के होते हैं जो केवल और केवल जो आपका बॉटम है उसमें केवल पड़े रहते हैं, वो ज्यादा मोशन नहीं करते हैं। ठीक है, नो सनलाइट रीच इन दिस जोन, वेरी कोल्ड, जब सनलाइट आ ही नहीं रहा है तो कोल्ड होगा, और जहां पे टेम्परेचर कम है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर से भी वाटर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर्स लाइक, है ना, एल्गर फिश, नो प्लांट एग्जिस्ट हियर, यहाँ कोई प्लांट हो ही नहीं सकता, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, मिड लाइट जोन। मिड लाइट जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा आपको, अंधकार देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइट नहीं है। ये हो गया आपका क्या, एफोटिक जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1000 मीटर से नीचे है ये। चलिए ट्रिक टू रिमेंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पे इयोफोटिक मतलब इनफ लाइट, डाइसफोटिक मतलब डिम लाइट, एफोटिक मतलब एब्सेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं जोनिंग ऑफ द ओशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब अब जैव पारिस्थिति के आधार पर हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, जोनिंग करेंगे, किसकी, ओशियन की। ठीक है, तो ये इकोलॉजी के आधार पर होगा। ठीक है, कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे याद रखना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन में मतलब क्षैतिज डिवीजन में 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो लिटरल देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है नैरेटिक। ये 2 क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लैंड मास है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंड मास है, और ये है हमारी वाटर बॉडी, और ये है हमारा सी लेवल। ठीक है, ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी है। अब अपने सबसे पहले समझते हैं कि लिटरल मंडल क्या होता है या फिर लिटरल जोन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। याद रखिएगा, ये हो गया हमारा हाई सी या फिर ये हो गया हाई टाइड वाली लाइन। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं हाई टाइड लाइन। मतलब जहां तक जब हाई टाइड आएगा तब यहां तक क्या पहुंचेगा, आपका सी लेवल पहुंचेगा। और ये लो टाइड हो गया, मतलब जब टाइड में एब वाली क्रिया होगी या फिर एब वाला टाइम आएगा, भाटा वाला टाइम आएगा, तो ये होगा लो टाइड लेवल। ठीक है, मतलब यहां पर सबसे ऊपर यहां तक जल आ सकता है, सबसे नीचे यहां तक जल आ सकता है, किसका, समुद्र का। तो याद रखना इन दोनों क्षेत्रों के बीच का एरिया जो कि समुद्र, जो कि लैंडमास वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, लिटरल जोन बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, लिटरल जोन बोलते हैं। तो लिटरल जोन क्या हुआ, लिटरल जोन कुछ नहीं है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, लिटरल जोन कहलाता है। ठीक है, अब नैरेटिक जोन क्या होता है, नैरेटिक जोन क्या होता है, अपन लोग इसकी बात करते हैं कि आखिर नैरेटिक जोन क्या है। ठीक है, अगर मैं नैरेटिक जोन की बात करूं तो याद रखना सी लेवल से लेकर 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र, है ना, सी लेवल से लेकर 200 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, नैरेटिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, नैरेटिक जोन कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो बहुत सिंपल है, लिटरल जोन और नैरेटिक जोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, आपका लिटरल जोन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाएंगे। नैरेटिक सी लेवल से लेकर अब तक कहां तक का पाया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट याद रखिएगा कि ये सी लेवल से, कहां से, सी लेवल से 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और आपको पता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहां तक, 100 फैथम या 200 मीटर तक पाई जाती है। तो नैरेटिक जोन भी यहीं तक पाया जाता है, और उसके नीचे अगर अपन जाएंगे तो वो ओशियनिक जोन है, मतलब पूरा खुला हुआ जोन है, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था। अब कुछ वर्टिकल डिवीजन की बात करते हैं, किसके आधार पर, गहराई के आधार पर। मतलब अब जो डिवाइडेशन हम समझने वाले हैं, अब जो जोनिंग हम करने वाले हैं, वो किसके आधार पर करेंगे, गहराई के आधार पर करेंगे। मतलब अब हम हाइट के आधार पर डिवाइडेशन करने वाले। इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर हाइट के आधार पर हम कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सी लेवल है, ये क्या है हमारा, सी लेवल है। अब इससे गहराई जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे अपन अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं। अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको अपन पढ़ने वाले। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सी लेवल से गहराई पे जाएंगे तो हमें कौन सा मंडल देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना ये जो ओपन सी वाला एरिया होता है, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं पैलेजिक। इसको क्या बोलते हैं, पैलेजिक, पैलेजिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैलेजिक। ठीक है, इसके नीचे, इस सी लेवल से नीचे 200 मीटर तक के क्षेत्र को बोलते हैं ईपी पैलेजिक। क्या बोलते हैं, ईपी पैलेजिक, ईपी पैलेजिक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ईपी
ईपी पेलोजिक, ठीक है, ईपी पेलोजिक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 200 मीटर तक क्या बोला जाएगा, ईपी पेलोजिक बोला जाएगा, ठीक है। 200 मीटर के नीचे जब अपन आ जाते हैं और 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक आते हैं, ठीक है, 200 मीटर से 1000 मीटर तक आते हैं तो इसको बोला जाता है मेसोपेलोजिक। क्या बोला जाता है, मेसोपेलोजिक, ठीक है, पेलोजिक वही रहेगा, मेसोपेलोजिक बोला जाता है, ठीक है। जब उससे भी नीचे आ जाते हैं, मतलब 1000 मीटर से भी नीचे आ जाते हैं, तब जाके आपका आता है क्या, 4000 मीटर तक। 1000 से लेकर फिर 4000 मीटर तक जब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मीसो के नीचे बैथीपेलोजिक। क्या देखने को मिलता है, बैथीपेलोजिक देखने को मिलता है, और ये बैथीपेलोजिक हो गया। अब यहाँ से जब हम 6000 मीटर तक और गहराई पर आ जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है अबेसोपेलोजिक। किसको क्या बोलते हैं, अबेसोपेलोजिक, ठीक है, अबेसोपेलोजिक। और 6000 के नीचे जब हम गहराई पे आते हैं तो इसको बोलते हैं हैडल पेलोजिक। इसको क्या बोलते हैं, हैडल पेलोजिक। तो ये याद रखिएगा, सी लेवल से 200 मीटर तक ईपी, मीसो, बैथी, अबेसो, हैडल। अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, ठीक है। और ट्रिक क्या है कि एवरी मैन बाथ आफ्टर होमवर्क, मतलब जब वो घर का काम कर लेता है उसके बाद जब वो थक जाता है फिर जाके वो क्या करता है, बाथ लेता है। तो एवरी से आपका ईपी पेलोजिक, मैन से आपका मीसो पेलोजिक, है ना, बेथेस बाथ से आपका बेथिल पेलोजिक, आफ्टर से आपका अबेसो पेलोजिक और होमवर्क से आपका हेडल पेलोजिक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी और यहाँ पे आपकी डेप्थ भी लिखी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं, और वो हमारी जोनिंग है अकॉर्डिंग टू अनक्लॉज। अनक्लॉज स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। मतलब अनक्लॉज के आधार पर अब हम डिवाइडेशन को समझने वाले। थोड़ी कहानी समझिएगा। देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और वो हुआ था लैंड मास के लिए। किसके लिए, लैंड मास के लिए। और अब कहीं ना कहीं विश्व स्तर की संस्थाओं को ये समझ में आ गया था कि जब लैंड के रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे तो हमारे जो देश है वो किसकी ओर कूच करेंगे, ओशियन की ओर, है ना, ओशियन की ओर। और जब वो ओशियन की ओर जाएंगे तो ओशियन में वो किसकी खोज करेंगे, रिसोर्सेज की खोज करेंगे। और ओशियन रिसोर्सेज की खोज में स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी और कहीं ना कहीं हमें वर्ल्ड वार 3 भी देखने को मिल सकता है। किस कारण से, ओशियन के कारण से, ठीक है। तो ओशियन के कारण लड़ाइयाँ बढ़ेगी जिसके कारण हमें वर्ल्ड वॉर 3 भी देखने को मिल सकता है। उस कारण से यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि हमें हर देश की एक बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए ताकि ओशियन रिसोर्सेज के कारण लड़ाई ना हो। अदरवाइज हमेशा लड़ते रहते कि ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की 2-3 मीटिंग होती है और उसके बाद 1982 में सबसे पहले ये जो अनक्लॉज है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहलाता है, इस अनक्लॉज को सबसे पहले क्या दी गई, मान्यता दी गई। और उसके बाद ये 1994-1995 में क्या होता है, लागू होता है। बट 1982 में से क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी या बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जो आपको पढ़ने हैं। जैसे पहली चीज कि इसे अडॉप्ट कब किया गया, मैंने बताया 1982, और कहाँ पे, जमैका में, ठीक है। याद रखिएगा, मोंटेगो बे जो थी जमैका, जमैका याद रख लीजिएगा 1982 में। लागू कब हुआ, मैंने आपको बताया 1994, पर आप डेट भी याद रख सकते हैं तो 16 नवंबर 1994, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंडिया ने कब ज्वाइन किया याद रखना, ये 1995 में आ रहा है, ठीक है। इसको एक तरीके से लॉ ऑफ दी सी ट्रीटी है, मतलब एक तरीके से संधि है, किसके ऊपर, सी के ऊपर। और इसमें याद रखना पार्ट कितने हैं, 17। एनेक्सर और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, पार्ट आप याद रख सकते हो कि पार्ट इसमें कितने हैं, 17 है। क्यों, क्योंकि आगे खतरा किससे है, हमें ओशियन से, ये तो यहाँ पे 17 पार्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग बहुत अच्छे से इसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा जोनिंग की गई। मतलब इसमें क्या किया गया, अनक्लॉज के माध्यम से महासागर को बांट दिया गया और बोला गया कि कितना हिस्सा किस देश के पास में होगा, इस आधार पे हम ये अनक्लॉज तय करेगा। मतलब अनक्लॉज के नियम ही ये तय करते हैं कि एक देश कितनी दूरी तक के सी या ओशियन पर अपना कब्जा रख सकता है और कितने दूर तक वो क्या कर सकता है, अपना क्षेत्र स्थापित कर सकता है। और इस तरीके से इसमें 5 भागों में बांटा गया है। इसको याद रखिएगा, कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये भारत का वेस्टर्न वाला एरिया हो गया,
और ये ईस्टर्न वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई हिस्सा अंदर गया है, कोई हिस्सा बाहर गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाहर निकले हुए हिस्से हैं, जब हम इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचते हैं ना, इस हिस्से को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो इस सीधी लाइन को याद रखना क्या बोला जाता है, बेस लाइन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, बेस लाइन बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बेस लाइन बोला जाता है। ये जो सीधी लाइन खींची गई है ये बेस लाइन है। ठीक है, बट आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधी लाइन के अंदर भी कुछ क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र है। ठीक है, जैसे ये क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र है, जैसे कुछ ये क्षेत्र दिया हुआ है। तो मतलब ये जो बेस लाइन है ये क्या करती है, सबसे आउटर एरियाज को मिलाती है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ बैक वाटर क्षेत्र हमें देखने को मिल सकते हैं जो ओशियन का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे जो अनक्लॉज के माध्यम से क्या डिवाइड किया गया समझना, यहाँ पे 5 जोन डिसाइड किए गए, 5 जोन। ठीक है, जिसमें से पहला जोन था आपका इंटरनल जोन। पहला जोन कौन सा था, इंटरनल, या इसी को बोला जाता है इंटरनल वाटर जोन। ठीक है, तो सबसे पहला जोन कौन सा हो गया, इंटरनल हो गया। ठीक है, इंटरनल हो गया। ठीक है, अब ये इंटरनल में क्या क्या आएगा, याद रखना, जो आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन के अंतर्गत या फिर बेस लाइन के अंदर जितना भी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा इंटरनल होता है। मतलब ये वाला जो एरिया मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वाला एरिया ये इंटरनल के अंतर्गत आएगा, ये वाला एरिया इंटरनल के अंतर्गत आएगा, ये वाला इंडिया इंटरनल, और ये वाला एरिया भी इंटरनल के अंतर्गत आएगा। और ये पूरे के पूरा याद रखना, इंटरनल एरिया पूरे की पूरी भारत की या किसी भी देश की संप्रभुता में होता है, मतलब सोवेरेनिटी में होता है। मतलब इंटरनल वाटर जोन में पूरे के पूरे अधिकार देश के होते हैं, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ये तो पहला एरिया हुआ। दूसरा एरिया याद रखना, इस बेस लाइन से 14 नॉटिकल माइल तक होता है, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर जोन। ठीक है, सॉरी 14 कह दिया मैंने, 12 नॉटिकल माइल है ना। और आप लोग का एक होमवर्क है, या फिर आप कमेंट में बताएंगे कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर जोन। ठीक है, उसको कौन सा वाटर जोन बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर जोन बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि इसे टेरिटोरियल वाटर जोन बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपका टेरिटोरियल वाटर जोन। टेरिटोरियल वाटर जोन कहां से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बेस लाइन से आपका 24 नॉटिकल माइल, कितना, 24 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस क्षेत्र। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस जोन, या फिर कंटीन्यूअस क्षेत्र बोलते हैं, या कंटीन्यूअस जोन बोला जाता है। ठीक है, फिर यहां से याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल तक एक क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब चौथा क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और 200 नॉटिकल माइल के बाहर, ये 200 नॉटिकल माइल तक है ना, 200 नॉटिकल माइल के बाहर पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, 200 नॉटिकल माइल के बाद पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, हाई सी कहलाता है। और याद रखना, इस हाई सी में किसी का संप्रभुता नहीं होती है। ठीक है, अब समझो, इंटरनल वाटर जोन में संप्रभुता देश की है, टेरिटोरियल वाटर जोन में भी सारे अधिकार देश के होते। कंटीन्यूअस वाटर क्षेत्र जो होता है, यहां तक आप किसी भी जो जहाज है उससे पूछताछ कर सकते हो। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ये नाम से क्लियर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पे आप जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई आपको सैन्य अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ पे आप अपनी सैन्य टुकड़ी नहीं रख सकते, किसी से लगान वसूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरनल, टेरिटोरियल, कंटीन्यूअस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके बाद हाई सी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल वाटर जोन है, इसमें सारे अधिकार होते हैं, फुल सोवेरेनिटी होती है। ठीक है, दिया हुआ लैंड टू बेस लाइन। उसके बाद आगे बढ़े 12 नॉटिकल माइल तक होता है, यहाँ पर भी फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटीन्यूअस क्षेत्र। अब इसको याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है हॉट परसुएट जोन, हॉट परसुएट जोन। ठीक है, अब देखो, कंटीन्यूअस क्षेत्र को आखिर हॉट परसुएट जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल एरिया तक तो आप अपनी कोस्ट गार्ड आर्मी रख सकते हो, बट कंटीन्यूअस क्षेत्र में याद रखना आप आर्मी तो नहीं रख सकते, बट याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलिंग कर सकते। मतलब जब भी कोई आपका वाहन, कोई विदेशी देश का वाहन 24 नॉटिकल माइल तक आपको जाते हुए दिखेगा,
तो आप वहां जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। मतलब किसी भी वाहन का पीछा आप कहां तक कर सकते हैं, 24 नॉटिकल माइल तक, इसलिए इसे हॉट परसुएट जोन बोला जाता है, उच्च पीछा करने वाला क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है 12 से 14 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पर आपको पेट्रोलिंग का अधिकार होता है, सोवेरेनिटी या सीमा जो है वो सेना तो आप एटलीस्ट नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, केवल संसाधनों का अधिकार होता है, मतलब आर्थिक क्रियाएं कर सकते हो। ठीक है, सोवेरेनिटी नहीं होती यहाँ पे, केवल आपको रिसोर्सेज के अधिकार होते हैं, मतलब फिशिंग, ऑयल, मिनरल्स, ठीक है, ये सब नेविगेशन रिसर्च आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे केवल अधिकार होते हैं, वो कौन से, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक अधिकार होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है हाई सी, और याद रखिएगा हाई सी पे किसी देश का स्वामित्व नहीं होता, ये सभी के लिए ओपन होता है। यहाँ पे कोई भी अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ चलता है। इंटरनेशनल लॉ के थ्रू इस हाई क्षेत्र को या फिर ये हाई सी के क्षेत्र को किसी भी देश को दिया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये बियॉन्ड दी 200 नॉटिकल माइल होता है, और यहाँ पे कोई सोवेरेनिटी नहीं देखने को मिलती। इसका शेयर्ड यूज होता है, मतलब सभी देश के लिए ये खुला होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और अब तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब हम लोग जो हमारी रियल ओशनोग्राफी है, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसका डिस्कशन करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास वो होगी।